हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाली काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, इसके लिए विशेष हमारी सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने पिछले दिनों चर्चा की है विश्व के बारे में। विश्व एक नज़र में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट जो सीधे सीधे हमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी थर्ड पार्ट को आज हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी का नाम क्या है? हम सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो ब्लॉमफॉन्टेन है। क्या नाम है? ब्लॉमफॉन्टेन। अगला आता है बेल्जियम। बेल्जियम का ही दूसरा नाम है एंटवर्प। एंटवर्प को ही बेल्जियम भी कहा जाता है। हमें याद रखना है कि एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि बेल्जियम के अंतर्गत एक स्थान का नाम है। विश्व का हीरा का सबसे बड़ा केंद्र है। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? जिस तरह से हमने रेलवे जंक्शन का नाम सुना है, उसी तरीके से एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? अब यहाँ आप इसे रेलवे से कनेक्ट ना ही करना, ठीक है। तो मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निवास स्थल को क्या कहा जाता है? चरवाहों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उसी क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली बात की जा रही है कि भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? जेकारू। जेकारू कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। अगला आता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को ही दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो माउंट कुक न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण अंटार्कटिका को ही गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। बैकाल झील और कैस्पियन सागर कहाँ स्थित हैं? तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में है। कहाँ? साइबेरिया में है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। नकल करने में अक्सर इंसान ही माहिर होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि नकल करने में पक्षी भी काफ़ी होनहार होते हैं। तो ऐसा ही नकल करने में कुशल पक्षी एक है, जिसका नाम है लॉयर बर्ड। क्या नाम है? लॉयर बर्ड। यह कहाँ? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है नकल करने वाला पक्षी? लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला आता है एमू और कोकाबर्रा। एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अगला आता है अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एक्टांशिया। क्या नाम है? एक्टांशिया। और पशुपालकों को ग्वांगको कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ के? अर्जेंटीना की बात चल रही है। तो अर्जेंटीना में जो पशु फार्म होते हैं उनको एक्टांशिया और पशुपालक होते हैं उन्हें ग्वांगको कहते हैं। ग्वांगको कहाँ के पशुपालकों को? अर्जेंटीना के कहते हैं। अगला आता है दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की बात करें तो सबसे बड़ा वहाँ का नगर या सिटी कौन सी है? तो रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, यही है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है, कंट्री चाइना है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश तो यह मालदीव है। अगला आता है पुराने पर्वतों के झुंड को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हर किसी के घर में एक छोटा सा कोई ना कोई निकनेम होता ही है, या कोई ना कोई दोस्त लोग रख ही देते हैं, तो ऐसे ही पुराने पर्वतों के झुंड या ग्रुप्स होते हैं, उनको ब्लैक कॉटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक कॉटन। अगला आता है विक्टोरिया द्वीप। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर कई विवाद भी रहे और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। हॉर्मुज़ जल संधि। कौन सी?
हॉर्मुज़ जल संधि, यह काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो यह किन दो देशों के बीच है? तो हमें याद रखना है बहरीन और कतर के बीच हॉर्मुज़ जल संधि है। कहाँ? बहरीन और कतर के बीच हॉर्मुज़ जल संधि है। अगला आता है किस महाद्वीप को काला महादेश या पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है? काला महादेश या पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यह अफ्रीका को कहा जाता है। अगला आता है होमोसेपियंस, जो मानव श्रेणी के आते हैं। तो होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना गया है? आई होप कि हम सभी को इसका आंसर पता है। अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव अर्थात होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र माना गया है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, फैल्लाह किस देश के किसानों को कहा जाता है? किस देश के किसान को फैल्लाह कहते हैं? तो मिस्र के किसान को ही फैल्लाह कहते हैं। अगला आता है किस देश को तेल ताड़ का देश कहा जाता है? तेल ताड़ का देश किसे? नाइजीरिया को कहा जाता है तेल ताड़ का देश। विश्व में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं? या कहें कि विश्व में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? तो पंबा द्वीप और जंजीबार में होता है। कहाँ होता है? पंबा द्वीप और जंजीबार में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को ही डाउन्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन्स के नाम से। किसे कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में। अगला आता है रॉस सागर किस महाद्वीप में स्थित है? रॉस सागर कहाँ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र भारत के एक प्रमुख छोटे से राज्य गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र स्थित है। केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो पूरे विश्व में केले उत्पादन के लिए जमाइका काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसेन बोल्ट कहाँ? यहीं के जमाइका के हैं, जो कि रनर हैं। अगला आता है कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो कनाडा में या कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबरजैक, लंबरदार नहीं, लंबरजैक कहा जाता है। ठीक है। अगला आता है संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है जिसका उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है? नाव बनाने के लिए सबसे हल्की लकड़ी का उपयोग किया जाता है संसार में। तो ये कहाँ? वाल्सा नाम है उस लकड़ी का। क्या नाम है? वाल्सा ही संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। अगला आता है काफ़ी महत्वपूर्ण एक दर्शनीय स्थल है जिसका नाम है कोलोसियम। क्या नाम है? कोलोसियम। तो यह कहाँ है? यह रोम में स्थित है कोलोसियम। अगला आता है स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है। कितनी है? 165 किलोमीटर। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी पूछा गया है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। वहीं आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता या कहें आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल कब? 6 अप्रैल 1896 को प्रारंभ किए गए और प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। वहीं ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन हैं? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डी कुबर्तिन थे। कौन थे? पियरे डे कुबर्तिन, जो कि फ्रांस के हैं। और इसका आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक ध्वज को या ओलंपिक फ्लैग को डिज़ाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह भी पियरे डी कुबर्तिन साहब को जाता है और यही आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक भी माने जाते हैं। अब बात करें कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली थी? तो ओलंपिक ध्वज को मान्यता 1913 को मिली थी। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो इसको मान्यता मिली थी 1913 में और इसे फहराया कब गया था? 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में कितने
चक्रों को दर्शाया गया है जो कि रंगीन चक्र हैं। तो कितने चक्रों को दर्शाया गया है? 5 चक्रों को दर्शाया गया है। कितने? 5 चक्रों को, जो कि 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। अगला फैक्ट है कि इसमें 5 रंग होते हैं। तो वे रंग कौन कौन से होते हैं और किन किन देशों को महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, तो हम बात करते हैं। तो इसमें 5 रंग होते हैं। ये 5 चक्र या कहें 5 रिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि 5 अलग अलग रंगों की होती हैं और 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। पहली होती है ऊपर 3 रिंग्स, नीचे होती हैं 2 रिंग्स। ऊपर 3 होती हैं पीले, नीले और हरे रंग की, जो क्रमशः पीला रंग एशिया को, नीला रंग यूरोप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। वहीं नीचे 2 चक्र होते हैं, अर्थात 2 रिंग्स होती हैं, रेड और ब्लैक, काली और लाल। काला अफ्रीका को और लाल अमेरिका को प्रदर्शित करता है। अगला आता है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ओलंपिक की मशाल जो रहती है वह 1928 से प्रारंभ की गई थी और यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से इसको जलाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से प्रारंभ हुई थी 1928 से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो भारत ओलंपिक में 1928 में ही, जब ओलंपिक की मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी, तो उसी समय भारत भी 1928 में ही ओलंपिक में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC भी कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो यह 1894 में सखोन में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। कहाँ है? लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली हैं, जो कि USA के हैं। ये रहे हैं, इन्होंने एथेंस ओलंपिक 1896 में स्वर्ण पदक को जीता था। वहीं स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर थी। कौन थी? चार्लोट कूपर, जो कि इंग्लैंड की निवासी है। वहीं प्रथम भारतीय पुरुष कौन रहा है ओलंपिक पदक विजेता? तो ये थे KD जाधव, जिन्होंने 1952 में कांस्य पदक जीता था। और महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से प्रारंभ हुई है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी या कहें पार्टिसिपेट कब से प्रारंभ किया था? सेकेंड ओलंपिक हुआ था 1900 में, जो कि पेरिस में हुआ था, तब महिलाओं की भी इसमें भागीदारी प्रारंभ की गई थी। और भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली फर्स्ट ओलंपिक फीमेल का नाम है लीला रो। क्या नाम है? लीला रो। अगला आता है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? ओलंपिक तो महिलाओं को 1900 में प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन भारत की ओर से पहला अवार्ड जीतने वाली महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वर्ष 2000 में कांस्य पदक जीता था। कब? 2000 में। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? तो यह जिनेवा में स्थित है। अगला आता है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? फ्रांस के चामोनिंकस में 1924 में। कब? फ्रांस के चामोनिंकस में 1924 में आयोजित किए गए थे। और सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी ने प्रवेश किया था। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया था। तो यह कब किया था? 1928 में, हॉलैंड के एम्स्टर्डम में जब हुए थे। जब ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग कब लिया था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। और ओलंपिक का पहला शुभंकर का नाम क्या है? जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं हर बार एक नया शुभंकर होता है। तो पहले ओलंपिक के शुभंकर का नाम था वॉल्डे द डॉक्सुड। क्या नाम था? वॉल्डे द डॉक्सुड। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण क्या कर दिया गया था बाद में? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का ही बाद में नाम परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया था। किसका नाम? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का ही नामकरण या नाम परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया था। और ये कब? 1978 में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से कनाडा के हैमिल्टन से हुई है। कब? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है।
और अंतिम फैक्ट आता है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दूसरे नंबर के जो गेम्स हुए थे 1934 में लंदन में, भारत ने पहली बार तब इन खेलों में भाग लिया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।